हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम सभी राजेश जोशी जी की रचना बच्चे काम पर जा रहे हैं का सारांश का अध्ययन करेंगे। हम पहले भाग में हम सभी ने कविता की एक एक पंक्तियों को पढ़ने का प्रयास किया, लेकिन आज पूरी कविता को एक समराइज करने का प्रयास करते हैं सारांश में, क्योंकि स्मृति में हमारे बना रहे। इसलिए राजेश जोशी जी का बहुत ही उत्तम विचार है बच्चों के भविष्य को लेकर कि बच्चे हमारे जो देश के कर्णधार हैं, बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। आज सबसे बड़ा दुर्भाग्य का दिन है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं। विचार करते हैं कि क्या बच्चों के सभी संसाधन, स्कूल, किताबें, खेलने की सामग्री, क्या धीरे धीरे उनका अस्तित्व मिट गया है? कहते अगर ऐसा है तो निश्चित तौर पे ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। बच्चे जो देश के कर्णधार हैं, देश के भविष्य हैं, जिस उम्र में उनके हाथों में कलम और कापियां शोभा देती हैं, अगर उनके हाथों में फावड़ा हो, उनके हाथों में खुरपी हो, उनके हाथों में तमाम एग्रीकल्चर के टूल्स हों या कोई मशीनरी के टूल्स हों उनके हाथ में, तो निश्चित तौर पे शोभा नहीं देता। बच्चों के हाथ में किताबें शोभा देती हैं, बच्चों के हाथ में खेल की सामग्रियां शोभा देती हैं। ये विचार राजेश जोशी जी का है। राजेश जोशी जी ने हमेशा मानवीय दुखों को, खासकर बच्चों और महिलाओं के दुखों को अपनी कविताओं में स्थान दिया है। राजेश जोशी जी की अन्य रचनाओं को अगर आप देखें तो उनमें बच्चों और महिलाओं के दुखों पर बहुत सारी कविताएं इन्होंने लिखा है, बहुत सारी कविताओं में इन्होंने स्थान दिया है। प्रस्तुत कविता में भी कवि इस बात से दुखी है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पेट भरने के लिए उनका बचपन छीन लिया जाता है, उन्हें बचपन से ही काम पर जाना पड़ता है। बच्चे जो होते हैं मन के सच्चे, कहा गया ईश्वर का प्रतिरूप है बच्चे, कहते उन्हें काम पे जाना पड़ते हैं, काम पे जा रहे हैं। इस कविता में उनका बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा को कवि ने अभिव्यक्त की है। कवि ने उस सामाजिक आर्थिक विडंबना की ओर इशारा किया है जिसमें कुछ बच्चे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंगों से वंचित हैं। हमारे देश का संवैधानिक अधिकार भी कहता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के तक उम्र के बच्चों का शिक्षा प्राप्त करना उनका मौलिक अधिकार है। इस अधिकार से किसी बच्चे को वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर बच्चे काम पे हैं तो निश्चित ही देश का भविष्य सुरक्षित नहीं है। जिस बच्चों में खेल का विकास हो, ताकि खेल के द्वारा उनके अंदर तमाम विकास होता है, शारीरिक स्वास्थ्य होता है, मानसिक गतिविधियां भी उनकी बढ़ती हैं। शिक्षा का विकास होगा तो देश का विकास होगा। अगर सर्वांगीण विकास है तो सभी लोगों को शिक्षित करना अनिवार्य है। इसलिए संविधान में भी व्यवस्था की गई है कि सभी बच्चों का शिक्षा प्राप्त करना उनका अधिकार है। यहाँ पे कवि कहता है कि भयंकर सर्दी की सुबह जब सड़क पे कोहरे से ढकी हुई है, इतनी सर्द सुबह में कुछ बच्चे काम पे जा रहे हैं। प्रथम दृष्टया कभी देखता है तो उसे लगता है कि बच्चे सुबह सुबह जा रहे हैं, लगता है कि अध्ययन के लिए जा रहे हैं, लगता है कि किसी खेल के मैदान में जा रहे हैं। लेकिन जब उनके हाथ में फावड़ा और कुदाल देखता है, जब उनके हाथ में फावड़ा और कुदाल देखता है, तब उसे पता चलता है कि बच्चे काम पे जा रहे हैं। इसीलिए अपनी कविता का शीर्षक भी यहाँ पे कवि ने यही लिखा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, अर्थात दूसरे लोग आराम से सो रहे हैं तब इन बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। उसके साथ ही जो धनाढ्य परिवार के बच्चे हैं, धनी परिवार के बच्चे हैं, आराम से सो रहे हैं,
पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, खेल रहे हैं और इन बच्चों को काम पे जाना पड़ रहा है। ये स्थिति सबसे भयावह और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इन्हें पढ़ने के स्थान पे काम करने जाना पड़ता है। कभी कहता है कि समस्या को केवल एक विवरण की तरह, केवल एक व्याख्या की तरह, केवल इसको लिख कर इससे छुटकारा पाना और भी भयानक स्थिति है। कहते हैं कि अगर जब इसे केवल एक लेख के रूप में, एक कविता के रूप में लिख देना केवल इस समस्या का हल नहीं है, पर्याप्त नहीं है, बल्कि एक सवाल उन जिम्मेदार लोगों से पूछना होगा जो हमारी व्यवस्था में है, प्रशासन में है, शासन में है। एक सवाल लोगों से पूछा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, क्या दिक्कत है हमारे देश में, क्या हमारे देश में संसाधनों की कमी है या क्या अन्य कारण है जिससे बच्चे अपने सुनहरे भविष्य को छोड़ के अपने भविष्य को गर्त में डाल रहे हैं, क्या कारण रहा है। इसे एक सवाल की तरह पूछा जाना चाहिए, न कि इसे विवरण की तरह, न कि किसी व्याख्या की तरह इसको लिखना चाहिए। जब इस सवाल को सवाल की तरह पूछा जाएगा तभी लोग इसका हल ढूंढेंगे। जब समस्या आती है तभी समाधान होता है। जब प्रश्न आएगा तो लोग उसे हल की तरह ढूंढेंगे, अन्यथा ये सिर्फ कागजों तक सीमित रह जाएगी। हमारे देश में बड़ी बड़ी योजनाएं बनती हैं जनता को लाभान्वित पहुंचाने के लिए, लेकिन कुछ योजनाएं कागज तक सीमित होकर रह जाती हैं, जनता तक पहुंच ही नहीं पाती। इसीलिए यहाँ पे कवि कहता है कि इसे पूछा जाना चाहिए जिम्मेदार लोगों से, समाज के वरिष्ठ लोगों से, जो नेता वोट के मांगने के समय गिड़गिड़ाते हैं, आते हैं, उनके सामने ये प्रश्न रखना चाहिए। आप देश की भविष्य की बात करते हैं और बच्चों के भविष्य के बारे में आपने सोचा? जो बच्चे देश के भविष्य हैं वो काम पे जाने की क्यों आवश्यकता है? कभी इसका स्वयं हल खोजने के लिए कुछ कारण बताता है। कहता है कि सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई। बच्चों को खेलने की उम्र है, या तो बच्चे पढ़ते या तो खेलते। लगता है कि सारी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई। अगर गेंद होती तो बच्चे खेलते नजर आते, अथवा उनकी रंग बिरंगी किताबों को क्या दीमक ने खा लिया है? दीमक जो ऐसा कीड़ा है जो कागजों को कुतरता रहता है। यहाँ पे आशंका व्यक्त करता है कवि, कहता उनके हाथों में इस तरह के टूल्स औजार दिखाई दे रहे हैं, काम करने वाले औजार। क्या सभी गेंदें अंतरिक्ष में चली गई हैं, अथवा उनकी रंग बिरंगी किताबों को दीमक ने खा लिया है? उनके सभी खिलौने पाले पहाड़ के नीचे, भूस्खलन, पहाड़ स्खलन हुआ है और उनके सारे खिलौने उस काले पहाड़ के नीचे दब गए, जहाँ से निकालना बड़ा ही मुश्किल है। आखिर कारण क्या है? बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, जहाँ पे दब गए हैं, जहाँ पे खिलौनों को निकालना असंभव है। कभी कहता है कि खेल के बाद अगर दूसरा कोई स्थान होता है तो विद्यालय। बहुत बड़ा एक मनोवैज्ञानिक फ्रायड जैसा मनोवैज्ञानिक कहता है कि बच्चे के विकास में 3P फैक्टर काम करता है। प से परिवार, प से पड़ोस और प से पाठशाला। परिवार की बड़ी महती भूमिका होती है किसी बच्चे के विकास में, क्योंकि हमारे सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला, फर्स्ट स्कूल ऑफ आवर सोशल लाइफ, हमारे जीवन की पहली प्रथम पाठशाला हमारा घर होता है और प्रथम शिक्षक हमारे माता और पिता होते हैं। कहते हैं कि ऐसे उसके बाद विद्यालय में जाता है। इसलिए विद्यालयों की भी बड़ी भूमिका है एक बच्चे के विकास में, क्योंकि परिवार के बाद पड़ोस और फिर तृतीय स्थान पे विद्यालय आता है। जैसा विद्यालय होता है बच्चों का वैसा ही विकास होता है। तो कह रहा क्या विद्यालयों की सभी इमारतें भूकंप के कारण ढह गई हैं? क्या कोई आपदा आ गई? क्या कोई त्रासदी आ गई जिससे सभी जो है विद्यालय ध्वस्त हो गए? बच्चे किताबें छोड़कर काम का बोझ करना संभालना पड़ रहा है। क्या मैदान, बाग, बगीचे, घर, आंगन सब समाप्त हो गए? इन जगहों की शोभा बच्चों की खेल से होती है। मैदान की शोभा बच्चों की खेल है। बाग, बगीचे, घर, आंगन, बचपन कितना अनोखा काल है। जीवन का सबसे अनोखा काल
बचपन का काल है। एक बहुत बड़े जो एक विचारक ने भी कहा था, एक शायर ने भी कहा था कि दौलत भी, शोहरत भी, अपनी सारी चीज़ों को वह दांव पे लगाने के लिए है, लेकिन वो बचपन और कागज की कश्ती, बारिश के पानी में जो कागज की नाव बनाकर भेजा जाता है, जो उमंगें होती हैं, जो तनाव मुक्त जीवन होता है बचपन का। इसीलिए तमाम वहाँ मनोवैज्ञानिक भी कहते हैं कि जीवन का सबसे अनोखा, इतना अच्छा जीवन का काल नहीं, क्योंकि जितने आप आगे बढ़ेंगे समस्याएं उतनी बड़ी होंगी। जीवन के अंतिम पड़ाव स्थल पे भी समस्याओं की अंबार लगी होती है। इसलिए कवि कहता है कि इस जीवन के अद्भुत समय, अनोखे समय का सबसे अधिक उपयोग होना चाहिए। बच्चों को किसी अन्य कार्यों में व्यस्त नहीं करना चाहिए। बचपन को सुखद और अर्थपूर्ण बनाने वाली सभी चीज़ें यदि नष्ट हो गई तो समझ लीजिए दुनिया में कुछ बचा ही नहीं। सचमुच ये दुखद स्थिति होगी। ये तो एक कल्पना है कि खेल की सामग्री समाप्त हो गई, खिलौने चले गए, अंतरिक्ष में गेंदें चली गई, किताबों को दीमक ने खा लिया। ये तो केवल एक कल्पना है। लेकिन अगर वास्तव में चीजें चली गई और बच्चे को काम करना पड़ा तो बड़ी भयावह स्थिति होगी। अगर ये चीजें यथावत है और भी खतरनाक है। ये चीज होते हुए भी ये बच्चे को ये उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, बच्चों के पास ये संसाधन नहीं जा पा रहे हैं, तो और भी खतरनाक स्थिति है। संसार के प्रत्येक कोने से इन छोटे छोटे बच्चों को अपना बचपन छोड़कर कम उम्र में जिम्मेदारियों का बोझ इस मासूम से कंधे पे उठाना पड़ता है। ये एक दुखद त्रासदी है। ये बहुत ही गलत है। सरकार से पूछना पड़ेगा। जो सरकार वादा करती है, सरकारें मैनिफेस्टो लाती है, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है, शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन किया जाएगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत व्यवस्था हमारी सरकार में सुदृढ़ पाइए। बड़े बड़े दावा करने वाले सरकारों से आज शेखर जोशी जी पूछ रहे हैं, आपके वादे कहाँ गए? सरकार तथा समाज को निश्चित इस बात को ध्यान देना होगा। समाज की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है कि अपने समाज के होनहार नौनिहालों की भविष्य की चिंता की जाए। सब काम छोड़कर अपने भविष्य को संवारा जाए। अगर हमारा आज वर्तमान बेहतर है तो भविष्य बेहतर होने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर वर्तमान चौपट हो गया तो भविष्य को संभालना बड़ा ही मुश्किल होगा। वर्तमान को संभालना बड़ा ही मुश्किल होगा। इस प्रकार शेखर जोशी जी की, सॉरी, राजेश जोशी जी की ये रचना आपने अभी यहाँ पे बच्चे काम पे जा रहे हैं, निश्चित ही बड़ी मार्मिक कविता और एक अपनी जो देश के भविष्यों के प्रति चिंतित होकर ये सोच रहे हैं, जो बच्चे खेल खेल में होना चाहिए। तुलसीदास जैसे विद्वान भी बच्चों को छूट दिए हैं। उन्होंने कहा कि बालक दोष न गिनहु न साधु। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो 10वीं का पाठ्यक्रम में भी है, उसमें कहते हैं, तुलसीदास की ये पंक्तियां हैं कि बालक के दोष को सज्जन लोग गणना नहीं करते, क्योंकि बानर बालक एक स्वभाव, बंदर और बच्चों का स्वभाव एक सा होता है। इसलिए बच्चों पे कभी भी यातनाएं न दें, उन्हें एक मित्र की भांति अगर समझाएं, उन्हें प्रेम दें। प्रेम में बहुत ही गुण होता है, क्योंकि ईश्वर भी अपने नियम बदल देते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा। अगर प्रभु नियम बदल सकते हैं तो एडोलसेंस क्यों नहीं, हमारे किशोर क्यों नहीं बदल सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर जज्बा होता है। हाँ, ये बहुत सारे मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि ये जीवन का सबसे संघर्ष का काल होता है। एडोलसेंस इज द स्टेज ऑफ स्टॉर्म एंड स्ट्रगल, क्योंकि बड़े ही संघर्ष और तूफान की अवस्था है। लेकिन बच्चों की मनोवृत्ति को समझना होगा। कहता है कि बच्चों की मनोवृत्ति को समझना परम आवश्यक है। हाँ, उस बच्चों को समाज की जिम्मेदारी है जो वंचित हैं, उनको मुख्य धारा में लाया जाए।
जो समाज की मुख्य धारा, क्योंकि समाज के जब अंतिम व्यक्ति का विकास होगा तभी पूर्ण समाज का विकास हो। केवल 2-4 लोगों के विकसित होने से हमारा समाज विकसित नहीं होगा। हमारा समाज कब विकसित होगा? जब समाज का भविष्य सुरक्षित होगा। भविष्य कौन है? ये बच्चे हैं। ये बच्चे ही देश के भविष्य हैं। निश्चित तौर पे आशा है कि आपको इसका सारांश भली बात समझ में आ गया होगा और हम सभी इसके प्रश्न उत्तरों पे आगे चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।